हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ किसान आंदोलन और दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई और वहीं अब हरियाणा का बजट आने वाला है और विधानसभा सत्र को लेकर के तारीखों के ऐलान के बाद अब इसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और इसीलिए विपक्षी खेमा पूरी तरीके से इसको लेकर तैयार हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि लोगों को इस बजट से बेहद उम्मीदें हैं और हरियाणा के लोगों को इस बात की उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें इस बार बेहतर हो सकेंगी, लेकिन सरकार के पिटारे से क्या कुछ निकलता है वो 10 मार्च को ही सामने आएगा। 5 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र पर कई चीजें इसमें साझा की जाएंगी और साथ ही साथ उसके बाद 10 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। तो यहां बजट को लेकर के चर्चाएं तेज हैं, आम लोगों को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं और साथ ही साथ सरकार पर अब आम लोग निगाहें टिकाए बैठे हैं कि सरकार आम लोगों के लिए क्या वाकई में राहत लेने जा रही है और क्या अब इससे पहले देखा गया था कि कृषि क्षेत्र के अंदर आप एक बड़े पैमाने पर इसमें बढ़ोतरी की गई थी, 28% तक इसमें बजट के अंदर बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन इस बार किस क्षेत्र पर ज्यादा सरकार का फोकस रहने जा रहा है? बहुत सारी चीजें हैं वो भी हम समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि आम लोग और खास करके महिलाएं हों और स्कूली छात्र हों या फिर व्यवसायी हों या फिर रोजमर्रा के काम करने के दौरान मजदूर वर्ग हो, अब ये सभी लोग जो हैं वो इस बात को लेकर के आस लगाए बैठे हैं कि इस बार हरियाणा का बजट कैसा रहने जा रहा है। क्या इस बार किन चीजों को जोड़ा जाएगा? नए कर जो कि पिछली बार किसी भी तरीके से टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई थी, उसी तरीके से टैक्स रखा गया था, क्या इस बार किसी तरीके से राहत आम लोगों को मिलने जा रही है? वहीं जहां बढ़ती महंगाई को लेकर के लगातार सवाल किए जा रहे हैं, यह कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं, विपक्षी खेमा इसको लेकर के लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या अब टैक्स में कुछ हद तक कटौती की जा सकती है पेट्रोलियम पदार्थों पर, जिसकी वजह से जो पेट्रोल के दाम हैं वो कुछ कम हो सके? और अर्थशास्त्री RK आर्या साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। RK आर्या साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि कालीरमन चंडीगढ़ से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ किसान यूनियन से नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा शुरुआत रवि आपसे ही कर रहा हूं। अभी बढ़ती महंगाई को लेकर के एक तरफ तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और वहीं हरियाणा में विधानसभा के अंदर बजट पेश होने जा रहा है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसको लेकर के क्या इस बार आम लोगों को उम्मीदें हैं? आम लोगों से आपने भी जानकारी ली होगी, उनसे जाना होगा कि सरकार से उनको उम्मीदें क्या हैं, क्या क्या कहा जा रहा है और हलचल क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जो 5 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, कहीं ना कहीं जो बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी में जो इसकी तारीखों का ऐलान होना है, साफ तौर पे जो 5 तारीख को जो राज्यपाल का जो अभिभाषण के द्वारा जो 5 मार्च से जो बजट सत्र है वो शुरू होगा और कहीं ना कहीं जो एक टेंटेटिव प्रोग्राम बनाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा और विधानसभा सचिवालय भेजा गया है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 5 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, 6 और 7 मार्च की छुट्टी होगी, 8 मार्च को अभिभाषण पे चर्चा होगी, 9 मार्च को भी अभिभाषण पे चर्चा होगी, 10 मार्च को जो है वो बजट पेश किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं पिछली बार की तरह भी इस बार भी जो बजट है वो टैब पे पेश करेंगे। कहीं ना कहीं जो विधानसभा का एक प्रोग्राम चला है, विधानसभा बनाने की बात कही जा रही है, उसको देखते हुए जो ये बजट सत्र है जो ये टैब पे होगा। आगे बात करें कि 11 मार्च को फिर से छुट्टी है और 12 मार्च को बजट पर चर्चा होगी, 13 और 14 मार्च की फिर छुट्टी है और 15 मार्च को बजट पर चर्चा पूरी होगी और जो वित्त मंत्री हैं वो जवाब देंगे। 16 मार्च को और अन्य विधायी जो कार्यक्रम है, जो सवालात होंगे वो इस पे किए जाएंगे। कहीं ना कहीं जो लगातार सरकार, बात रही जो विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके द्वारा कहा जा रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव इस सदन में लाया जाएगा। कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा कहा गया था कि जो सरकार है वो अपना विश्वास खो चुकी है और तमाम जो विधायक हैं जो किसानों के हक की बात करते हैं, उसको देखते हुए अगर वो सरकार के साथ खड़े होते हैं, उनका एक मुखौटा उतारने की तैयारी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ली जाएगी। और बात करें जो महंगाई को लेकर, जो आम जन है वो महंगाई से
कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। जो पेट्रोल और डीजल की जो बात करें, लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और उससे जो अन्य चीजें सामग्री है, खाद्य सामग्री है, और तमाम जो चीजें हैं जिसपे ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा इधर से उधर किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन पे भी इसका फर्क पड़ा। उसके लिहाज से ही जो महंगाई है वो बढ़ती हुई जा रही है। जी ठीक है, बिल्कुल। और रवि, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन आरके आर्या साहब, मैं जरा इस बात को समझ रहा हूं कि कोरोना संक्रमण के बाद हरियाणा में अब ये बजट पेश होने जा रहा है। इस बजट को लेकर के आम जनता को तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद जब वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगे, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि बहुत हद तक सहूलियत मिलने वाली है, या अभी ये जो कहा जाता है कि टैक्सेस के जरिए जो कड़वा घूंट पीने की बात है, एक बार फिर से आम जनता को कड़वा घूंट पीना पड़ेगा? देखिए, टैक्सेस तो अब गवर्नमेंट के पास वैट तो रहा नहीं, सिवाय अल्कोहल के। ये जो पेट्रोलियम है इसके ऊपर वैट जरूर ज्यादा लगा हुआ है, और टैक्सेस तो है ही नहीं सरकार के। और स्टैंप ड्यूटी, अगर मान लीजिए रियल एस्टेट ज्यादा बिकता है तो स्टैंप ड्यूटी पे इजाफा किया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी को गति देने के लिए कोरोना के बाद। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में और इससे पहले भी करीब ये जो इकोनॉमी थी हरियाणा की 8.24% से ग्रोथ करती रही है, और अब तक इसका जो जीडीपी है लगभग 8.5 लाख करोड़ है। पिछले साल का बजट 1,32,000 करोड़ था, और अगर उस पे 10% का इजाफा करे तो जरूर 1,42,000 का बजट पेश करेगी, क्योंकि सरकार को ये उम्मीद है कि जो जीएसटी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना है वो बराबर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके अलावा ये जो पेट्रोल पे वैट है ये चलता रहेगा जब तक कि जो ऑयल कंपनी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है उस पे थोड़ी बहुत छूट नहीं होती, वैट ऐसे ही चलता रहेगा। अब इससे बढ़ने की बात ये जरूर है कि जैसे जैसे इंडिया में वैक्सीनेशन हो रहा है, इसके साथ जो आवाजाही है वो बढ़ेगी, ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस थोड़ा सा और बढ़ सकता है। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था को अगर आपने गति देनी है तो तेल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, फ्रेट की ज्यादा जरूरत होती है, आवाजाही की ज्यादा जरूरत होती है, जिसके कारण डिमांड बढ़ेगी। और सप्लाई अगर इंटरनेशनल कंट्रीज में नहीं बढ़ेगी तो जरूरी बात है डिमांड का प्रेशर अलग से प्राइसेस पे दिखेगा। अब दूसरी बात ये है कि हरियाणा जो है कई जगह पे काफी स्ट्रांग है और कई जगह पे काफी कमजोर है, और इससे पता चलता है कि जो 75% लोकल के लिए रिजर्वेशन की है वो ये दिखाने के लिए कि बीजेपी की ये जो गवर्नमेंट है ये चलती रहे। इसलिए हमें तो मतलब है सिर्फ कि हमने लोकल लोगों के लिए क्या किया है। तो 75% का रिजर्वेशन जो बिल है वो पास हो चुका है। अब उसके अंदर हेर फेर नहीं हो सकता। और जहां तक एजुकेशन और हेल्थ का सवाल है, यहां पर काफी कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, मैं आरके आर्या साहब इस बात को भी समझूंगा कि 75% आरक्षण देकर के क्या वाकई में कोई हल निकलने जा रहा है? रोजगार के नए संसाधन सृजित होंगे, या कैसे आम लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जा सकेगा? क्योंकि आज के समय में रोजगार को लेकर के एक बड़ा संकट बना हुआ है। मैं जरा इस पर भी जवाब लूंगा, लेकिन रवि, आप आज मौजूदा वक्त में जब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री, क्योंकि इससे पहले वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करते हुए नजर आए, ये देखा गया कि हाईटेक तरीके से इस बार बजट पेश किया जा सकता है। टैब के जरिए पिछली बार भी बजट पेश किया गया था, और लगभग 2 घंटे से ज्यादा का भाषण उस दौरान मुख्यमंत्री का रहा था। ये माना जा रहा है कि सभी चीजों को छूते हुए इस बार के बजट के अंदर हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जो लगातार जो कोरोना काल था उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ी हैं, जो आमजन है उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, और कहीं ना कहीं जो तमाम जो चीजें थी हेल्थ को लेकर इस बार सरकार काफी ज्यादा संजीदा है। जैसे हम केंद्रीय बजट की बात करें तो उसमें भी हेल्थ सेक्टर को लेकर कहीं ना कहीं ज्यादा बजट दिया गया था। इस बार भी हरियाणा का जो बजट पेश होगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बजट को पेश करेंगे, और तमाम जो चीजें हैं, आकलन यही कहा जा रहा है कि आमतौर पर जो चर्चाएं हैं, जो यहाँ चंडीगढ़ में चर्चाएं हैं, उसमें देखा यही जा रहा है कि जो बजट सत्र जो होगा इस बार का, उसमें स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान दिया
जाएगा और कहीं ना कहीं जो लोगों को है जो कोरोना काल में जो संक्रमित हुए थे या फिर कहीं ना कहीं जो उनकी जो बीमारियों की जो तमाम जो चीजें हैं कोरोना से निपटने के लिए जो स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा जो फोकस इस बार किया जाना तय है। जी रवि, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जिसमें बताया गया था कि अतिरिक्त कर्ज लिया गया है, प्रदेश ने अतिरिक्त कर्ज लिया है, कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत हद तक आर्थिकी को नुकसान पहुंचा, इसलिए कर्ज लेना पड़ा। उसके बारे में क्या कहा जा रहा है अभी? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था 5,000 करोड़ का जो अतिरिक्त कर जो हरियाणा सरकार ने लिया है वो कहीं ना कहीं जो काम धंधे चौपट हो गई, इंडस्ट्रियां बंद हो गई थी कोरोना काल में, तमाम जो चीजें थी शराब की बिक्री की भी बात करें तो शराब पे भी कहीं ना कहीं जो आबकारी विभाग को भी इसमें घाटा हुआ था। तो तमाम चीजों को देखते हुए जो 5,000 करोड़ का अतिरिक्त कर है, क्योंकि सरकार को चलाना है, जो लोगों को सुविधाएं देनी है, उस तमाम चीजों को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त 5,000 करोड़ का जो कर्ज है वो केंद्र से लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि इस पर जानकारी देने के लिए। मैं जरा जल्दी से अब वापस आता हूं। मैं आर.के. आर्या साहब एक जरा जल्दी से रिएक्शन इस पर आपसे लूंगा, फिर उसके बाद मैं स्वामी जी आपके पास आता हूं। हम किसानों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक तो 5,000 रुपए का जो अतिरिक्त कर्ज लिया गया है, ये सभी चीजें बैलेंस कैसे हो पाएंगी? और हम ये जब मान कर के चल रहे हैं कि नए सिरे से अगर टैक्स लगाए जाते हैं तो इसको लेकर अभी ये चाहती होगी सरकार कि आम लोगों को निराश ना किया जाए। एक तरफ पहले ही एजिटेशन चल रहा है और दूसरी तरफ अगर महंगाई बढ़ जाती है या फिर टैक्सेस लगाए जाते हैं तो इससे चौतरफा तरीके से मार हो जाएगी। तो सरकार ये शायद इस वक्त नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके से कोई विरोध हो या किसी भी तरीके से सरकार को घेरने का कोई मौका विपक्ष को मिले। देखिए, सरकार के पास दो ऑप्शन है, एक तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर ले या लोगों की इनकम बढ़ा ले, तो उसमें कारोबार को सशक्त करना पड़ेगा, और या फिर टैक्सों में राहत दे ले। तो अगर मान लीजिए सरकार लोन उठा रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर या कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग कर रही होगी, क्योंकि कोई भी सरकार अगर लोन लेती है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाना पड़ता है और जिसकी वजह से उसका सीधा असर जीडीपी पर नजर आता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। परंतु ये जो हरियाणा की स्थिति है इस तरह से, ये सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है। 50% सर्विसेज कंट्रीब्यूट करते हैं, 31% जो है इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करती है और 19% जो है आपका एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए मैंने बताया जो दो वीक स्पॉट्स है इसके, एक ये है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ठीक है, और जो फ्रेट कॉरिडोर्स बने हैं, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर और अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर, इसका पूरा लाभ सरकार को उठाना चाहिए। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहता हूं इस पर कि ये माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार क्या टैक्स में कमी कर सकती है और आम लोगों को राहत दे सकती है क्या इस पर? ज्यादा से ज्यादा 1 आध रुपया कमी हो सकती है, संभावना है ऐसी, ज्यादा से ज्यादा 1 आध रुपया। ठीक है स्वामी जी, मैं जरा आप समझना चाह रहा हूं, सभी को उम्मीदें हैं, किसानों को भी बहुत हद तक उम्मीद है और इस बार मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात को लेकर संकेत भी दिए गए हैं कि स्वास्थ्य का क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, इन दो पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारी कुछ योजनाएं पिछले बजट के अंदर लेकर आए गए थे, बिजली की दरों को कम किया गया था, लेकिन इस बार के बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? शुभेंदु जी फिलहाल तो किसान इस बात को समझ चुके हैं, जो केंद्र की सरकार व प्रदेश की सरकार किसान विरोधी सरकार है। हमें इस बजट से कोई भी उम्मीद नहीं है। फिर भी हम सोचते हैं कि अगर सरकार वास्तव में लोगों के लिए कोई कार्य करना चाहती है, किसानों के लिए कार्य करना चाहती है, सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। दूसरी बात यह है कि सरकार जो है तमाम सभी फसलों का हरियाणा प्रदेश के अंदर कम से कम एमएसपी का जो है रेट तय करे सरकार, और हैफेड द्वारा और डीएफएससी द्वारा जो परचेज है वो सुनिश्चित करे, और सरकार जो है तमाम फसलों को एमएसपी लाकर, और खासकर दलहन और तिलहन की जो हम बात करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार बार बार ये कहती है कि मेरा पानी मेरा विरासत। अगर सरकार को वास्तव में धरातल पे मेरा पानी मेरा विरासत योजना को लागू करना है, फसल के लिए सरकार को बजट बनाना होगा ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा जो अपनी फसल है उसको जो है गेहूं और उसके न जाकर जो है दलहन और तिलहन पे जाए, और उसको निश्चित हो कि सरकार उसकी फसल खरीदेगी। पर जिस प्रकार से पूर्व में सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, किसान की फसल न लेकर सरकार ने उस किसान को धोखा दिया, इसलिए सरकार के ऊपर किसानों का भरोसा जो उठ चुका है
फिर भी मैं सरकार को एक राय देना चाहूंगा कि सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने किसान हैं उनको कर्ज मुक्त किया जाए। दूसरा, किसी यंत्रों पे जो सरकार ने टैक्स लगाया है वो टैक्स को जो है वापस लिया जाए। ठीक है, टैक्सेस वापस लिए जाएं, ये एक मांग स्वामी इंद्र जी की तरफ से उठाई जा रही है। लेकिन आगे आ रहे साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, इन दो पर इस बार ज्यादा फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री इस बात को कह चुके हैं। पिछली बार देखा गया था कि 28% से ज्यादा का इजाफा एजुकेशन सेक्टर पर किया गया था और ये माना गया था कि सबसे ज्यादा जो खर्च मुझे है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। चलिए, मैं जरा इसको तकनीकी रूप से जो खामी आ रही है उसको दुरुस्त कर लेते हैं। मैं जरा रुक कर रहा हूं। आर के आर्य साहब, ये इस बार जो हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा फोकस करने की बात है और साथ ही साथ जिस तरीके का आंदोलन चल रहा है किसानों का, तो क्या दूसरा बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर होगा जिस पर सरकार का फोकस रहने वाला है? एग्रीकल्चर सेक्टर जो बिना एमएसपी के 23 क्रॉप्स है, तो 2 क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी पे परचेज होती है और वो भी हरियाणा में 85% के आसपास। क्योंकि जो छोटे किसान हैं उनको कहीं पर भी उचित लगता नहीं है कि वो मंडी में जाके बेच ले, तो 85% तो प्रोक्योरमेंट होती है। इसके अलावा बासमती राइस जो है वो एक्सपोर्ट भी होता है। परंतु हरियाणा जो है हरित क्रांति वाला प्रदेश है, सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पर आया था, तो किसानों को सशक्त करना सरकार की जिम्मेवारी है। जो बीजेपी गवर्नमेंट ने कमिट किया था कि दुगनी आय करेंगे 2022 तक, वो नहीं हो पाई। अभी 1.5 गुना ही एमएसपी हो पाया है, जिसकी वजह से ये जो किसान है उनके अंदर रोष है और उन्होंने ही ये आंदोलन को प्रोत्साहित किया हुआ है। और इसमें जो मनोहर लाल खट्टर है उन्होंने विलेन का काम किया है, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया किसानों को, ना उन्होंने कभी कहा है कि एमएसपी मिलना चाहिए, जिसकी वजह से सरकार को पॉलिटिकली खमियाजा उठाना पड़ सकता है। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज अगर हम कहें तो सरकार को अपनी इन्वेस्टमेंट करके लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग और कोल्ड चेन वगैरह डेवलप करनी पड़ेगी। वो इतना आसान नहीं है क्योंकि ये उतना प्रॉफिटेबल एरिया नहीं है। इंडस्ट्रीज काफी प्रॉफिटेबल है, इसलिए एग्रीकल्चर के अंदर आप बिना एमएसपी के कुछ भी करेंगे वो तो आर के आर्य साहब, इस वक्त अगर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है तो सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करनी होगी, वेयर हाउसेस तैयार करने होंगे। और इस सब को लेकर के जब पहले से ही सरकार, इससे पहले भी कार्यकाल बीजेपी का रहा था और दूसरे कार्यकाल में गठबंधन की सरकार में अगर सरकार है, तो अभी तक भी इस लक्ष्य को पूरा ना कर पाना ये एक बड़ी चुनौती होगी, एक बड़ी विफलता भी माने क्या इसको सरकार की? नहीं, देखिए, सरकार उस जगह पे इन्वेस्ट करती है जहां पर रेट ऑफ रिटर्न है 8% से ऊपर आए। जो कोल्ड चेन है इस पे आपको बल्कि इंसेंटिव्स और देना पड़ता है, लोन के अंदर इंटरेस्ट रेट को और कम करना पड़ता है, जो कि सरकारें, प्रदेश की सरकारें नहीं कर सकती। भारत सरकार का भी उसके अंदर कोई ज्यादा वो नहीं है। इसीलिए पिछले 1965 के बाद से वेयर हाउसिंग में कोई ग्रोथ नहीं हुई है। जो पहले वेयर हाउसिंग थे वही के वही है। जरूरी बात है कि थोड़ा बहुत छुटपुट कोल्ड चेन जरूर बना है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के लिए कोल्ड चेन बहुत जरूरी है। तो अगर आप कहें कि एग्रीकल्चर टिट बिट से मुख्यमंत्री के कहने से कि हम लोन माफ कर देंगे, ये कर देंगे, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी सरकार का बहुत ज्यादा है। इस टाइम 2 लाख करोड़ के आसपास का लोन होने जा रहा है सरकार के ऊपर। इसको उतारना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि 2% पॉपुलेशन है और लेकिन वही यही सवाल है कि आखिर ये सब कुछ चीजें बैलेंस होंगी कैसे, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त कर्ज भी लिया गया वो सरकार कहीं से तो पूर्ति करेगी। खैर, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आर के आर्य साहब और स्वामी इंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही कार्यक्रम